Good morning, everyone. Today, in hospital and clinical pharmacy, I'm going to discuss a topic which is bioavailability of drugs. So, let's start. Bioavailability. Bioavailability may be defined as the rate at which and extent to which the drug reaches the systemic circulation in active form. सो जैसा कि हम फर्स्ट इस वर्ड से ही पता लगाते हैं, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग का बायोलॉजिकली अवेलेबल होना या फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड में कितना परसेंट ड्रग अवेलेबल हुई है, जो भी ड्रग हमने जिस भी क्वांटिटी की जिस भी डोज की ली है उसमें से कितना परसेंट अवेलेबल है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, या सिस्टमिक सर्कुलेशन में कितनी ड्रग पहुंचती है टू शो इट्स इफेक्ट. दिस इज़ बायो अवेलेबिलिटी. सो किस रेट से और कितने एक्सटेंट में ड्रग रीच कर रही है या पहुंच रही है सिस्टमिक सर्कुलेशन में उसकी एक्टिव फॉर्म में, इसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी. इसके साथ साथ बायो अवेलेबिलिटी द रेट एट विच द ड्रग एंटर्स द सर्कुलेशन, जिस रेट से ड्रग हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है, इससे हम उस जो भी ड्रग है उसके इफ़ेक्ट शो करने का ऑनसेट, कितने टाइम पे वो ड्रग अपना इफ़ेक्ट करना शो करेगी, वो उसकी इंटेंसिटी यानी कितनी लिमिट में या कितने हद तक वो अपना इफ़ेक्ट शो करेगी, और कभी कभी ड्यूरेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन, कभी कभी ये भी डिसाइड होता है कितने टाइम तक वो ड्रग अपना इफ़ेक्ट शो करेगी. सो ये सब चीज़ें ये सब पॉइंट्स हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमें रेट ऑफ ड्रग पता है कि किस रेट से वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो रही है या पहुंच रही है. Definition of bioavailability. Bioavailability is defined by differently by different individual. So सबसे पहले नेशनल फॉर्मूलरी 18th के अकॉर्डिंग bioavailability, the extent to which the active ingredient in a drug product is taken up by the body in the form in which it is physiological active. So drug उस फॉर्म में जिस फॉर्म में वो फिजियोलॉजिकली एक्टिव है, बॉडी में जाके अपने एक्शन प्रोड्यूस करती है, वो फॉर्म में ड्रग कितने एक्सटेंट तक, कितने हद तक, कितने लिमिट्स में हमारी बॉडी में जा रही है कि जो ताकि वो अपना एक्शन प्रोड्यूस कर सके, इसको हम बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं. साथ ही साथ द FDA इन US डिफाइंड बायो अवेलेबिलिटी as the degree to which a drug is absorbed from the drug product into the body or to the site of action. सिंपल सी डेफिनेशन है, किस डिग्री में, किस रेट में या किस एक्सटेंट में ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है ड्रग प्रोडक्ट में से बॉडी में. ड्रग जो डोसेज फॉर्म है उसमें से रिलीज़ होकर ड्रग बॉडी में कितना परसेंट या कितना डिग्री तक एब्जॉर्ब हो रही है. दिस इज़ बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग. अलग अलग डोसेज फॉर्म की अलग अलग बायो अवेलेबिलिटी होती है, एज यू ऑलरेडी अवेयर ऑफ. The Committee of Academy of Pharmaceutical Sciences 1972 defined bioavailability as a term used to indicate a measurement of both the relative amount of administered drug that reaches the general circulation and the rate at which this occurs. So, according to Committee of Academy of Pharmaceutical Sciences, बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, वो मेजरमेंट, वो तरीका या वो टर्म, वो मेजरमेंट का तरीका जिससे हम ड्रग जिस अमाउंट में और जिस रेट से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही है वो कैलकुलेट कर सके या वो इंडिकेट करती है ये टर्म. दिस डेफिनेशन इज एक्सेप्टेबल सिंस इट इज़ पॉसिबल टू मेजर एंड कंपेयर द अमाउंट absorbed and the rate of absorption of drug. It may so happen that the drug may show difference in bioavailability when administered from different dosage form, or also when administered from same dosage form but different manufacturers. हाँ, अब क्योंकि हमें पता है कि अलग अलग डोसेज फॉर्म की अलग अलग बायो अवेलेबिलिटी होती है, साथ ही साथ अगर ड्रग को डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से दिया जा रहा है तब भी उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी डिफरेंट होगी. सो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और डोसेज फॉर्म का भी इस पर फ़र्क पड़ता है. नेक्स्ट, इट मे बी नोटेड दैट दोज ड्रग्स विच शो गुड बायो अवेलेबिलिटी
in vitro actually may not do so in vivo. So जो drugs in vitro हमें show कर रही हैं good bioavailability, ज़रूरी नहीं है in vivo भी वो show करें. The concentration of a drug at receptor sites and circulation depends upon the absorption, distribution, metabolism and excretion of the drug. So ADME हम पढ़ चुके हैं. कोई जितनी भी ड्रग रिसेप्टर तक पहुंच रही है, जिस भी कंसंट्रेशन में पहुंच रही है और रिसेप्टर के साथ साथ सर्कुलेशन में है, वो किस पे डिपेंड करता है? ADME पे. ये आप फार्माकोलॉजी में फार्माकोकाइनेटिक्स डायनेमिक्स पढ़ चुके हैं ADME में. So what is absorption? Absorption is the movement of solute into the circulation from the site of administration. As you administer the drug या drug जैसे भी administration हम drug का करते हैं, उसके बाद first step is absorption. Drug circulation में available हो रही है या dissolute हो रही है या पहुँच रही है. Next is distribution. Distribution is the movement of solute from the blood into the टिश्यू. सो सबसे पहले ब्लड एब्जॉर्ब हुई ब्लड में, उसके बाद ब्लड से टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. थर्ड पॉइंट इज मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस बाय विच केमिकल रिएक्शंस कैरीड आउट बाय द बॉडी कन्वर्ट अ ड्रग इनटू अ कंपाउंड डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल एडमिनिस्टर. सो मेटाबॉलिज्म में फर्दर उस ड्रग को कन्वर्ट करते हैं अलग कंपाउंड में, या जो जिस फॉर्म में वो एक्टिव रहेगी और जिस फॉर्म में वो ली गई है उससे थोड़ा अलग, जिस फॉर्म में वो एक्टिव है उस फॉर्म में वो चेंज हो रही है. नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच द ड्रग एंड इट्स मेटाबोलाइट्स आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड या बॉडी, मेनली थ्रू यूरिन और लिवर. एज यू नो व्हाट इज एक्सक्रीशन? व्हेन ड्रग इज रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी, ड्रग और इट्स मेटाबोलाइट्स. जब ड्रग ने अपना मेटाबॉलिज्म हुआ, अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शंस प्रोड्यूस कर दिया, अभी ड्रग बाहर बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है ताकि और उसके इफ़ेक्ट्स ना शो हो या साइड इफ़ेक्ट्स ना शो हो. नेक्स्ट टर्म वी आर गोइंग टू रीड इज रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी. इट इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग फ्रॉम डोसेज फॉर्म एज कम्पेयर टू द रेफरेंस स्टैंडर्ड. सो रिलेटिव वर्ड यहाँ ऐड हुआ है तो ऑब्वियसली कंपैरिजन होगा. सो जो ड्रग है, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, डोसेज फॉर्म से कितनी ड्रग बायो अवेलेबल है एज कम्पेयर टू जो जितना स्टैंडर्ड में है, स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे हैं इस केस में. नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी. इट इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग आफ्टर इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन. सो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे क्या है? इंट्रावेनस. इंट्रावेनस ड्रग को दे रहे हैं तब उसकी अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी कितनी है. अब एक टर्म आती है बायो इक्विवेलेंस. A product is considered bioequivalent if its rate and extent of systemic absorption does not show a significant difference from the pioneer drug product when administered at the same dose of the therapeutic ingredient by the same route and under the same experimental condition. So, कंपैरिजन कर रहे हैं कोई पहले ड्रग से जो कि प्रॉपरली जिसका रेट और एक्सटेंट दोनों प्रॉपर है, अच्छा डिफरेंस नहीं है. सो अब जो ड्रग है, ड्रग प्रोडक्ट का हम बायो इक्विवेलेंस चेक कर रहे हैं, उसकी रेट और उसका एक्सटेंट पहले एग्जिस्टिंग ड्रग के मुकाबले में उसका डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए. यानी रेट और एक्सटेंट एब्जॉर्प्शन का, सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होने का पहली वाले ड्रग से ज़्यादा डिफरेंस उसमें नहीं होना चाहिए. उसी रूट से देना है जिस रूट से वो पहला वाला ड्रग प्रोडक्ट जिससे हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, वो उसी रूट से और उसी सेम कंडीशंस में जिस कंडीशन में वो ड्रग दिया गया था. नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी. फैक्टर्स दैट अफेक्ट बायोअवेलेबिलिटी आर the rate and extent of bioavailability from a dosage form is affected by various factors are discussed as following. Number 1 is physical property of the drug. Number 2, pharmaceutical factors. Number 3, physiological factors. सो सबसे पहले हम फिज़िकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं. ये ड्रग की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी की ड्रग का pKa वैल्यू कितना है, पार्टीशन कोफिशिएंट कितना है, पार्टिकल साइज़ कितना है, ये सब स्यूटिक्स में हम पढ़ चुके हैं कि ड्रग, जब हम ड्रग की प्रॉपर्टी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं. सो फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, pKa value, the drug which are weak electrolytes exist in ionized as well as non-ionized form. The extent of ionization depends on pKa of the drug and pH of the surrounding fluid. The drug are more water soluble in ionized form or salt form, but
ionized form is not readily absorbed. For example, organic acids which have pKa values between 3 to 7 remain unionized in gastric pH which is 1. Thus it gets well absorbed from stomach. So pKa वैल्यू pH वैल्यू इन सब पे भी डिपेंड करता है कि ड्रग हमारी बॉडी में जाके किस पार्ट में और कितने लेवल तक डिजोल्यूट होगी या उसका एब्जॉर्प्शन होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक ड्रग देखी है, कोई भी एक एसिड ऑर्गेनिक एसिड लिया है जिसका pKa वैल्यू 3 से 3 to 7 इसके बीच में है, जो कि आयोनाइज्ड रहती है किस में, फ्लूइड, हमारे गैस्ट्रिक फ्लूइड में. गैस्ट्रिक फ्लूइड जिसका pH 1 to 2 होता है. सो इस केस में इट गेट्स वेल एब्जॉर्ब फ्रॉम स्टमक. क्यों? क्योंकि वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है. वहाँ पर आयोनाइज्ड फॉर्म में अगर फॉर्म में प्रेजेंट होगी उस केस में ड्रग अब्जॉर्ब नहीं होती. अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ड्रग एब्जॉर्ब होती है. सो डिपेंड करता है ड्रग की pKa वैल्यू पे. Next is partition coefficient. Partition coefficient of a drug is the ratio of its solubility at equilibrium in an aqueous solvent to its solubility in a non-aqueous solvent. All these factors you are very much aware of. Hydrophilic drugs have higher water solubility and dissolution rate than lipophilic drugs. Non-ionized form of drugs is more lipophilic than ionized form. Non-ionized form is better absorbed as the biological membrane is lipoidal in nature. Higher is the partition coefficient, more it is absorbed. So hydrophilic drug जो होती हैं, ठीक है, वाटर लविंग ड्रग्स जिनको हम बोलते हैं, इस हाइड्रोफिलिक वर्ड का मतलब है उनका वाटर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है और डिजोल्यूशन रेट भी ज़्यादा होता है अगर हम उसको कंपैरिजन करें लिपोफिलिक से या हाइड्रोफोबिक ड्रग से. सिमिलरली नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म जो ड्रग की होती हैं वो जल्दी एब्जॉर्ब होती हैं एज इज़ मोर लिपोफिलिक देन आयोनाइज्ड फॉर्म. अनआयोनाइज्ड फॉर्म की ड्रग्स जल्दी एब्जॉर्ब होती हैं. सो इसीलिए हायर द पार्टीशन कोएफिशिएंट मोर इट इज़ एब्जॉर्ब. जितना ज़्यादा पार्टीशन कोएफिशिएंट होगा उतना ज़्यादा ड्रग एब्जॉर्ब होगी. नेक्स्ट इज पार्टिकल साइज. एज पार्टिकल साइज ऑफ द ड्रग इज रिड्यूस्ड द सरफेस एरिया इंक्रीजेज. Increase in surface area increases dissolution rate and in turn availability of drug. Example, decrease in particle size increases the absorption of griseofulvin. Griseofulvin is one of the drug. So what is this particle size? Particle size जितना ज़्यादा आप reduce करोगे उतना ज़्यादा surface area बढ़ेगा और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ज़्यादा डिजोल्यूशन होगा. सो जितना ज़्यादा डिजोल्यूशन होगा तो उतना ज़्यादा ड्रग अवेलेबल होगी सिस्टमिक सर्कुलेशन में. सो ये फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड करता है हमारी बायो अवेलेबिलिटी. ड्रग अगर आयनाइज है तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, अनआयोनाइज्ड है तो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी एज़ कम्पेयर टू अदर ड्रग्स. इसी तरह से अगर पार्टीशन कोएफिशिएंट ज़्यादा है किसी ड्रग का या किसी कंपाउंड का तब वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी एज़ कम्पेयर टू जिसका पार्टीशन कोएफिशिएंट कम है. पार्टिकल साइज़ में भी जिस ड्रग का या जिस कंपाउंड का पार्टिकल साइज़ को हम रिड्यूस करते हैं, जितना ज़्यादा कम होगा पार्टिकल साइज़ उतना ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उस ड्रग का. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा ड्रग डिजोल्यूट होती है, डिजोल्यूशन का उतना ज़्यादा हो सकता है और उतनी ज़्यादा उसकी अवेलेबिलिटी हो सकती है. सो दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर द pharma physical properties of drug. Next we are going to take is फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स. सो फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स में सबसे पहले आती है हमारी डोसेज फॉर्म. जैसा कि हम सबको पता है कि अलग अलग डोसेज फॉर्म की अलग अलग बायो अवेलेबिलिटी होती है. कोई ड्रग अगर डायरेक्टली ब्लड में दिया जा रहा है और इंजेक्शन के थ्रू दिया जा रहा है तो उसका 100% बायो अवेलेबिलिटी भी होती है एज़ कम्पेयर टू अगर वही ड्रग टैबलेट की फॉर्म में पेशेंट लेता है तो. So first is dosage form. For drugs to reach the circulation from dosage form, drug has to go the steps shown in figure 1. So what happens, पार्ट जो ग्रैन्यूल्स हैं डीएग्रीगेशन करके फाइन पार्टिकल्स शो करते हैं. अभी आगे देखते हैं. द अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग फ्रॉम डोसेज फॉर्म इन जर्नल कैन बी शोन एज. सो अगर हम कंपेयर करें तो सोल्यूशन से जो पार्टिकल या जो ड्रग है वो ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होगी एज़ कम्पेयर टू सस्पेंशन.
सस्पेंशन से ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होगी अगर हम उसे कंपेयर करें तो पाउडर से। इसी तरह से डोसेज फॉर्म की अवेलेबिलिटी अलग अलग वेरियस अलग अलग वो शो करती है, वेरीज वेरीज इन बायो अवेलेबिलिटी। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन और पाउडर को कंपेयर करें तो सॉल्यूशन की बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, पाउडर या टैबलेट को हम कंपेयर करें तो पाउडर की ज़्यादा होगी अवेलेबिलिटी। सो सिमिलरली प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन फैक्टर्स, अपनी प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन किस फॉर्म में हम उसको फॉर्मुलेट करते हैं। बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीजेज इन द फॉलोइंग ऑर्डर ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंसेस इन द एब्जॉर्प्शन फॉर द फॉलोइंग डोसेज फॉर्म्स। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी अवेलेबिलिटी बायो अवेलेबिलिटी वो डिक्रीज़ हो रही है। अगर हम इसको देखें, सॉल्यूशन से कम होता है सस्पेंशन में, सस्पेंशन से कम होता है कैप्सूल में, कैप्सूल से कम टैबलेट्स एंड उससे भी कम कोटेड टैबलेट्स। सो लेट अस सी ईच डोसेज फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू बायो अवेलेबिलिटी वन बाय वन हम देखते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की बारी। सो दे आर एब्जॉर्ब मोस्ट रैपिडली फ्रॉम GI ट्रैक्ट। Aqueous solution are absorbed faster than the non-aqueous one. Exceptionally, however, non-aqueous emulsions also may show a faster rate. The absorption of solution is affected by viscosity, reversible complexation, solubilization and chemical stability. So solution हमारे जो gastrointestinal tract that is GIT वहाँ से ज़्यादा जल्दी absorb होता है, और aqueous solution और non aqueous solution में compare करें तो aqueous solution ज़्यादा जल्दी absorb होते हैं। सॉल्यूशन का भी एब्जॉर्प्शन वो भी अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन की विस्कोसिटी कैसी है, अगर ज़्यादा विस्कस है तो उसको एब्जॉर्ब होने में टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू कम। जो अगर कम विस्कस है तो कॉम्प्लेक्सेशन, अगर उसमें जल्दी कॉम्प्लेक्स बन रहा है तब उसकी अवेलेबिलिटी कम रहेगी सॉल्युबलाइजेशन पे, और इसी तरह से उसकी स्टेबिलिटी पे। नेक्स्ट इज सस्पेंशन। इन सस्पेंशंस द पार्टिकल मस्ट डिजॉल्व बिफोर देयर एब्जॉर्प्शन, देयरफॉर दे रैंक next to solution in terms its bioavailability. However, as compared to other dosage form like capsules and tablets, they show a higher rate of absorption because they provide a large surface area. Antacids are better presented as suspensions. Chemically unstable drugs like antibiotics, gastric irritating agents are better presented as suspensions. Bioavailability of suspension is affected by particle size formation of absorbable complexes, crystalline form and viscosity. सो अगर हमें सस्पेंशन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर करना है तो सस्पेंशन को यूज़ करने से पहले जो उसके पार्टिकल्स हैं वो अच्छे से डिज़ोल्व होने चाहिए और होने चाहिए कॉन्टिन्यूस फेज में, सो एज द एब्जॉर्प्शन जो हो वो इवनली हो। उसके अलावा इन टर्म्स ऑफ बायो अवेलेबिलिटी सस्पेंशन सॉल्यूशंस के बाद आते हैं। अगर कंपेयर करें इनको कैप्सूल से या टैबलेट से तो ये ज़्यादा एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो पार्टिकल्स सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं, उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है अगर हम टैबलेट से या कैप्सूल या कोई भी सॉलिड डोसेज फॉर्म से इसको कंपेयर करते हैं। सो इसीलिए एंटासिड्स हो गए या कुछ एंटीबायोटिक्स हो गए, ये सस्पेंशन फॉर्म में ही अवेलेबल हो तो ज़्यादा इनकी बायो अवेलेबिलिटी होती है। सस्पेंशन की जो बायो अवेलेबिलिटी है उसको अफेक्ट करने के कुछ फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पार्टिकल साइज़, सस्पेंशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल है डिस्पर्स्ड फेज में, उसका पार्टिकल साइज़ भी डिपेंड करेगा कि वो सस्पेंशन कितना जल्दी एब्जॉर्ब होता है या कितना देर से एब्जॉर्ब होता है। विस्कोसिटी, अगर सस्पेंशन ज़्यादा विस्कस है कम विस्कस है तो इससे भी अवेलेबिलिटी पे उसके या एब्जॉर्प्शन पे फ़र्क दिखेगा। Next is capsules. The absorption problem in respect of capsule is associated with diluents present along with the drugs in the capsule, which itself may absorb the drug. For example, the absorption of tetracycline capsule is retarded by the presence of calcium phosphate, which is used as a diluent and form insoluble complexes. So कैप्सूल्स में एक एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम ये होती है
कि उसके साथ जो भी एक्सीपिएंट यूज़ किए जाते हैं, कभी कभी वो एक्सीपिएंट ही ड्रग को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं टेट्रासाइक्लिन का कैप्सूल। टेट्रासाइक्लिन के कैप्सूल में टेट्रासाइक्लिन का जो एब्जॉर्प्शन है वो रिटार्ड कम हो जाता है, किसकी प्रेजेंस से? कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि एक डाइल्यूएंट की तरह यूज़ हो रहा है उस डोसेज फॉर्म में। वो क्या करेगा? डाइल्यूएंट की प्रेजेंस में टेट्रासाइक्लिन एक इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अगर जो प्रोडक्ट है हमारा, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो ही इनसॉल्युबल है, तो वो फर्दर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। As fine particles are not subjected to compression, the surface area is not reduced. On wetting the biological fluids, a large effective surface area is available for dissolution. The facilitators for this are the surfactants. Fine particles, though good for fastness in absorption, they are not advisable for drug like nitrofurantoin. कभी कभी क्या, फाइन पार्टिकल्स को हम इसलिए एडमायर नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि उनका पार्टिकल साइज़ बहुत कम होता है, जो कि कंप्रेशन में भी नहीं आता है, साथ साथ वो एडवाइजेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोफ्यूरेंटाइन ड्रग को में अगर हम फाइन पार्टिकल्स लेते हैं तो इट्स नॉट गुड इस ड्रग के लिए स्पेशली। क्यों? क्योंकि इट कॉज गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करती है अगर नाइट्रोफ्यूरेंटाइन को फाइन पार्टिकल्स में ले तो। The shell of the capsule may also affect its absorption. ओके ये भी हमें पता है कि अगर जो भी कैप्सूल है उसका शेल है, जो उसके बाहर की कवरिंग है, उसको भी घुलना है, उसको भी एब्जॉर्ब, उसको भी डिसोल्यूट होना है, ताकि अंदर से ड्रग उसमें से बाहर आ सके बायोअवेलेबल होने के लिए। सो द फैक्टर्स दैट गवर्न द एब्जॉर्प्शन फ्रॉम कैप्सूल्स इंक्लूड पार्टिकल साइज, क्रिस्टलाइन फॉर्म, इंटरैक्शन ऑफ ड्रग्स एंड फिल्टर्स, सिलेक्शन ऑफ डाइल्यूएंट एंड फिलर्स। सो ये सब फैक्टर्स हैं जिस पे कैप्सूल का एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है, उसके पार्टिकल साइज पे, किस फॉर्म में ड्रग प्रेजेंट है, ड्रग का इंटरैक्शन पे, और ड्रग और आप फिलर्स जो उसके साथ एक्सीपिएंट्स यूज़ हुए हैं उन दोनों का आपस में रिएक्शन, और उसके अलावा डाइल्यूएंट्स एंड फिलर्स। नेक्स्ट इज कंप्रेस टैबलेट। नॉर्मली जो टैबलेट हम देखते हैं जो कंप्रेस करके बनती है, दैट इज कंप्रेस टैबलेट। मॉइस्ट ग्रैनुलेशन इज अ कॉमन थिंग फॉर कंप्रेसिंग टैबलेट्स. Binding agents are used as adjustments for the formation of granules. Disintegrants and lubricants drug particles are poorly absorbed from GIT. Surface area for absorption is also smaller till disintegration of tablet. The process of breakdown of a tablet depends on the concentration of binder, disintegrant, lubricant, compression force, etc. Thus, there is appreciable variation in the bioavailability of different tablets. So, जैसा कि हमें tablets का पता है, moist granulation से नॉर्मली हम फॉर्म करते हैं टैबलेट्स। सो इसके अंदर बाइंडिंग एजेंट होते हैं, डिसइंटीग्रेंट्स होते हैं, इन पे भी डिपेंड करता है ड्रग का एब्जॉर्प्शन। क्यों? क्योंकि जब तक ड्रग डिसइंटीग्रेट नहीं हुई है तब तक वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, उस टाइम पे उसका एब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ड्रग डिसइंटीग्रेट ही नहीं हुई है। डिसइंटीग्रेट होगी तो ड्रग का सरफेस एरिया बढ़ेगा, तब वो ज़्यादा अवेलेबल होगी एब्जॉर्प्शन के लिए। Disintegration test and dissolution test are the criteria for drug absorption and its bioavailability. Griseofulvin fine particles tablet show greater bioavailability. So इसके लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं ड्रग्स का कि वो कितना अवेलेबल है। इस केस में, टैबलेट्स के केस में, हम डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन टेस्ट करते हैं। Next is coated tablet. Coating of tablet dissolves prior to its absorption. The time for this affects the bioavailability. Coating is used to make disagreeable drug to palatable or to protect the drug during storage. The coating like sugar coating, film coating and enteric coating show variation in बायोअवेलेबिलिटी। सो कोई भी कोटेड टैबलेट है, उसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसके एब्जॉर्प्शन से पहले उसका कोट का एब्जॉर्ब होना ज़रूरी है। वो कोटिंग हटेगी तभी उसमें से ड्रग बाहर आएगी ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके।
कोटिंग हम क्यों करते हैं जनरली? कुछ ड्रग्स होती हैं जो टेस्ट में अच्छी नहीं हैं, सो उनको हम टेस्ट मास्क करने के लिए कोटिंग करते हैं, या फिर हमें एंटेरिक कोटिंग करते हैं कि अगर हमें ड्रग स्टमक में डिज़ोल्व नहीं करवानी, इंटेस्टाइन में डिज़ोल्व करवानी है, या फिर वो ड्रग जीआईटी ट्रैक्ट में इरिटेशन कॉज करती हैं। इसीलिए इस और भी बहुत ज़्यादा रीजंस है जिनके लिए हम ड्रग कोटिंग करते हैं टैबलेट्स की। In future, bioavailability studies will be emphasized much more, and insistence of on such studies being conducted can be made by FDA. So the dosage form factors are particle size, solvent, hydrate salts, polymorphic form, esters, complex, pH, solubility characteristics, vehicle, manufacturing processes. So dosage form कि कितना क्या बायोअवेलेबिलिटी है, इसके मेन फैक्टर्स ये सब है। कितना उसका पार्टिकल साइज़ है, किस व्हीकल में वो डिज़ोल्व है, एक्वस है या नॉन एक्वस है, सॉल्युबिलिटी कितनी है, किस मीडियम में सॉल्युबल है, पीएच कितना है, पीके वैल्यू कितनी है, एस्टर्स कर रहे हैं, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है, या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, किस तरह से बनाया गया है, ये सारे फैक्टर्स अल्टीमेटली बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। Next is manufacturing variables. The addition of various excipients in the process of manufacture of a dosage form and various processes like a variable like compression force may affect bioavailability from a given dosage form. Example, addition of lubricant which are generally hydrophobic in nature reduce wetting of drug particles. This reduces rate of dissolution and in turn rate of availability of drug to the body. Excipients may interact with the drug and may affect bioavailability of the drug. So drug में जो excipients यूज़ होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, वो भी डिपेंड, उस पर भी डिपेंड करता है ड्रग का बायो अवेलेबल होना। जैसे कि हम बता सकते हैं, कोई ल्यूब्रिकेंट है वो ज़्यादा यूज़ हो गया, किसी एज एन एक्सीपिएंट वो ज़्यादा यूज़ हो गया। ल्यूब्रिकेंट जनरली हाइड्रोफोबिक होते हैं नेचर में, सो अगर ड्रग वो हाइड्रोफोबिक है तो ड्रग पार्टिकल्स जो बेसिकली एक्टिव कंपोनेंट है उसको वेट होने में टाइम लगेगा। जब तक वो प्रॉपर वेट नहीं होगा तब तक वो सॉल्यूशन में डिज़ोल्व नहीं होगा, तो डिज़ोल्यूशन रेट अफेक्ट हो रहा है। सो डिज़ोल्यूशन रेट अगर अफेक्ट होगा, प्रॉपरली ड्रग डिज़ोल्व नहीं होगी, तो आगे वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगी। सो सिमिलरली अगर कोई ड्रग है, कोई टैबलेट है, वो ज़्यादा कंप्रेस हो गई, कंप्रेशन फोर्स उस पर ज़्यादा लग गया है, तो इससे भी उसकी अवेलेबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा। मे बी स्टोरेज कंडीशंस में, और जब ड्रग ली गई है तब, तो हर एक फैक्टर है जो इसकी बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। Third is dissolution rate. For drugs which are poorly water soluble, dissolution rate of solid drugs is often the rate limiting step in the bioavailability of drug. Dissolution rate is determined by Noyes and Whitney equation. Noyes and Whitney ने इक्वेशन दी थी डिसोल्यूशन रेट में, जो ड्रग्स पुअरली सॉल्युबल होती हैं वाटर में, वो उनके लिए डिसोल्यूशन जो है रेट लिमिटिंग स्टेप है, मतलब उनकी एब्जॉर्प्शन को फर्दर लिमिट करता है। वेज डी ए के अपॉन में एच ब्रैकेट इंटू सी एस माइनस सी बी। डी इज़ द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, ए इज़ द surface area, k is the partition coefficient, h is the thickness of stagnant layer, cs is concentration of drug in saturated stagnant layer, and cb is concentration of drug in bulk phase of the solvent. So नॉइज ऑफ विटने की इक्वेशन है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में भी। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। अब फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, बॉडी में सबसे पहले जीआईटी फ्लूइड, उसका इफेक्ट क्या होता है बायो अवेलेबिलिटी पे। म्यूसिन फॉर्म्स अ थिन लेयर ओवर द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल epithelium. Mucus may form complexes with various drugs and reduce their bioavailability. Hypotensive and anticholinergic drugs form complexes, hence are poorly absorbed. जो हमें पता है कि हमारे गैस्ट्रिक लाइनिंग है, इंटेस्टिनल है, उनके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो जो उनको प्रोटेक्ट करती है अंदर के एनवायरनमेंट से। अगर वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है या कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो हार्म पहुंचा सकती है अंदर की इस लेयर को, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन से वो प्रोटेक्ट रखती हैं।
कुछ हाइपोटेंसिव ड्रग्स हैं या एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, वो इसी वजह से पुअरली एब्जॉर्ब होती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो म्यूकस की लेयर लगी हुई है, वो ड्रग के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेती है और उसको अवेलेबल या एब्जॉर्ब फर्दर नहीं होने देती है। Various proteinaceous material reduce the activity of aluminum antacids by complex interaction. Bile salt enhance the dissolution rate of poorly soluble drugs and promote absorption of various drugs. Bile salts inactivate many bacterial and antimycotic agents such as nystatin, polymyxin, and vancomycin. बेंजाइल पेंसिलिन इज़ डीएक्टिवेटेड एट स्टमक पीएच। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारे जीआईटी में, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में अलग अलग, स्टमक में अलग पीएच है, और बाइल सॉल्ट कहीं से आ रहे हैं, इंटेस्टिनल जूसेस आ रहे हैं, इंटेस्टाइन का पीएच अलग है। सो हर केस में कोई ड्रग होती है जो कम पीएच पे डिसोल्व होती है, कुछ ड्रग होती है जो कम पीएच पे डिटोरिएट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है। सो इन केसेस इन सब का अफेक्ट पड़ता है ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी पे। नेक्स्ट इज GI transit time. The motility of stomach is important to the rate at which orally administered drug is passed on to the intestine. Delayed gastric emptying reduces absorption of orally administered aspirin. Food also affect gastric emptying time. Absorption of amoxicillin, ampicillin, and cephalexin is reduced in presence of food. दिस इज़ ड्यू टू इन्हांस गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग। सो कितनी देर तक स्टमक में फूड है, कितनी देर तक आपका स्टमक एम्प्टी हो रहा है, ऑल दीज फैक्टर्स डिसाइड्स द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। फॉर डिलेड, अगर गैस्ट्रिक एम्प्टी, आपका स्टमक का कंटेंट देर से बाहर निकल रहा है, तो जो भी ओरली आपने ड्रग लाइक एस्पिरिन लिया है तो उसका एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा। फूड भी अफेक्ट करता है आपके गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम को। कुछ ड्रग्स हैं, फॉर एग्जांपल दीज एंटीबायोटिक्स, एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, सिफालेक्सिन, ये भी फूड के प्रेजेंस में इनका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। Next is first pass effect. Orally administered drug go to the systemic circulation via hepatic portal system, which first pass presents the drug to the liver. Thus, the entire absorbed dose of drug is exposed to the liver during first pass through the body. The drug, if it is rapidly mobilized in liver, a small fraction will only reach to systemic circulation. This is known as first pass effect and may cause significant reduction in bioavailability. Route of administration is highly affected. First pass effect. Bioavailability of propanol, oxyphenobutazone, and then chlorpromazine, aspirin undergo first pass effect. So basically इसमें सिर्फ इतना कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यू ऑल नो, इसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी पे। कुछ ड्रग्स हैं जिनकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से वो पास होके आते हैं तो। लास्ट इज डिजीज स्टेट। इन वेरियस डिजीजेज सच एज थायरोटॉक्सिकोसिस, the metabolism of drug is highly affected, which changes the bioavailability of that drug. डिजीज़ कंडीशन में भी ड्रग की मेटाबॉलिज्म या कुछ ड्रग है उसका मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है, जिससे ड्रग की अवेलेबिलिटी पे भी असर पड़ता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फैक्टर्स ऑफ विच अफेक्ट बायोअवेलेबिलिटी एंड बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करती हैं, दिस मच इज़ कवर्ड इन दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच।